रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था। चलो हम सो लोग ऑक्सीजन डिस्कशन में में से एक लास्ट बोलो। सो ऑक्सीजन का सारा बॉन्ड आइडेंटिकल कैसे होता है? ऑक्सीजन का सारा बॉन्ड आइडेंटिकल सो कैसे होता है? ओजोन का ओजोन का ओजोन का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है? यस सर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे डिनोट कर सकते हैं? माइनस यस प्लस। तो एक चीज बताओ, ये स्ट्रक्चर सही है कि नीचे वाला स्ट्रक्चर सही है? सर दोनों सही है। एक्चुअल में इसी चीज को रेजोनेंस बोलते हैं। जब एक मॉलिक्यूल का दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के केस को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट का पार्ट में कंसिडर करते हैं। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो ऐसा बोला जाता है कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है? अब अगर रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है तो हम लोग जैसे बेंजीन में ऐसा डिस्कशन किए थे बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट में। मान लिया मॉलिक्यूल है तो 3 ऑक्सीजन एटम्स है और एक जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, फिर एक जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड। तो इन दोनों पार्ट में हमेशा एटलीस्ट एक बॉन्ड तो है, तो एक बॉन्ड बना दिया। राइट साइड वाले पार्ट में भी एटलीस्ट एक बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी एक बॉन्ड बना दिया। तो हमेशा एटलीस्ट एक बॉन्ड तो होगा और कभी दो बॉन्ड है कभी नहीं है। या फिर ऐसा समझो कि एक डबल बॉन्ड दो जगह दिख रहा, कभी इधर है कभी उधर है। तो एक रोटी है, दो आदमी को खाना है, तो एक आदमी कितना खाएगा? तो आधा आधा खाएगा। एक पाई बॉन्ड है, दो जगह जाना है, तो एक जगह पे कितना जाएगा? आधा आधा जाएगा। तो वन एंड बॉन्ड, वन एंड आधा बॉन्ड, इस चीज को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोला करते हैं। ये वर्ड यूज करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का, लेविस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन होगा उस चीज को रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। सेंटर वाले ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो यहाँ डेल्टा प्लस, बाकी सबके ऊपर माइनस चार्ज है तो यहाँ डेल्टा माइनस मेंशन कर सकते हैं। तो एक चीज सोचो, दो ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है और एक पार्शियल बॉन्ड है, तो वन एंड एग्जैक्टली हाफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5। दूसरे वाले साइड में वन एंड एग्जैक्टली हाफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। चलो एक काम करते हैं, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ाते हैं, आज हम तुम लोगों को बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन और बॉन्ड लेंथ ही बता देते हैं। क्योंकि रेजोनेंस का थोड़ा बेसिक पार्ट यहाँ बता दिया, तो रेजोनेंस का कुछ और कंसेप्ट हम मेंशन कर देंगे। कुछ और क्या कंसेप्ट, बेसिकली कौन कौन से टाइप के केसेस में रेजोनेंस हो सकता है उस चीज को मेंशन कर देंगे ताकि अच्छा सा सवाल सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग के कुछ कुछ सवाल में मतलब रुकना पड़ जाएगा फालतू का। वही चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कस नहीं कर रहे, पहले हम लोग बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में बॉन्डिंग पैरामीटर्स, उसमें हम लोग बॉन्ड एंगल का डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन करेंगे। बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन कर लेंगे तो बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ का पार्ट वहीं पे कंसीडर करते हुए काम किया जा सकता है। ऑल्दो ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही होगा, बट इन जनरल हम लोग एक सर्टेन तरीके से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। और कोई डाउट है किसी को कहीं पे कुछ भी? शिवम राज बड़े दिनों बाद आया क्लास में आज। यस सर। काहे यस सर बोलने में? कितने दिनों बाद काहे आए क्लास में? ऐसा मत क्या करो यार, क्लास में लिया करो। चलो हेडिंग डालो अपने कॉपी में, बॉन्ड एंगल। पहले बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कर लेते हैं, सिंपल सा चीज है। बॉन्ड एंगल कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड एंगल जनरलाइज टॉपिक है, दिमाग थोड़ा जरूरी है। अगर है तो चला लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, रट करके भी काम कर सकते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन रटने का पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली जो पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे उसमें मतलब क्या क्या कंसिडरेशंस लेके चलना है हम लोग उन सब की बात कर रहे होंगे।
अगर हम लोग का sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हम लोग का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इस केस में दिक्कत ये है कि 90 डिग्री भी एंगल होता है, 180 डिग्री भी एंगल होता है और बीच में 120 डिग्री भी एंगल निकल के आता है। मतलब यहाँ पे तीन तीन टाइप का एंगल होगा। तो ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं। अंशिका इधर लड़ाई मत करो, इधर क्लास में चैट आ रहा है तुम्हारा रिप्लाई में। तो यहाँ 90 डिग्री 120 डिग्री हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चल रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे 180 डिग्री भी एंगल कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोगों के इन तीन एंगल्स को अगर हम लोग कंसिडर करें तो देखो, जैसे नॉर्मली मिनिमम एंगल तो 90 होता है, मैक्सिमम एंगल 180 हो सकता है। दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 180, मैक्सिमम 180 होगा। अब 180 डिग्री एंगल मैक्सिमम होगा, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और नॉर्मली दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 90 ही रहेगा, इन जनरल 90 रहेगा। तो लोअर एंगल भी पॉसिबल है। तो इसमें तीन तरह का एंगल पॉसिबल है। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हो सकता है कि जब सवाल दे तो कुछ स्पेसिफाई कर देगा कि इसी बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब इन एंगल्स के या फिर इन एटम्स के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई करेगा तो चलो ठीक है, फिर अपना काम हो जाएगा। sp3d2 में अगर जाएंगे तो sp3d2 वाले पार्ट में हम लोग का 90 डिग्री एंगल होगा और 180 डिग्री एंगल होगा। फिर से दो एंगल है, एक बहुत छोटा एंगल, एक बहुत बड़ा एंगल। तो इन सब में कंपैरिजन नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा। अगर एंगल स्पेसिफाई करेगा तो हो जाएगा, बट इन जनरल कंपैरिजन में हाइब्रिडाइजेशन में ये तीन पार्ट दिया जाता है, जहाँ पे एंगल्स वाले पार्ट एक सिंगल टाइप के हो। तो इस केस में जब बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करते हैं तो बॉन्ड एंगल का मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में जो मिनिमम एंगल है, इसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल एटम से जब दो बॉन्ड अटैच होगा तो दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो मिनिमम एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल, ऐसा बोला जा सकता है। पहला चीज। तो अगर हम लोग सबसे पहला रूल कंसिडर कर रहे हैं, बेसिकली रूल ही है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है, कंसिडर द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसिडर करेंगे, मतलब सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। अगर हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करेंगे तो उस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 वाले पार्ट का, फिर sp3 वाले पार्ट का कंसिडर किया जा सकता है। नोट करते जाना सारे पॉइंट्स को। sp में बॉन्ड एंगल 180 होगा, sp2 में 120 डिग्री होगा, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एंगल वाले पार्ट के कंपैरिजन की बात करेंगे। अगर हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, if hybridization is same, सेकेंड वाले पार्ट में, तब हम लोग कंपैरिजन करते वक्त आराम से लोन पेयर्स की बात करते हैं। तो उस केस में हम लोग के पहले पार्ट में कंसिडर लोन पेयर्स। लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में एक चीज पढ़ते आ रहे थे हम लोग कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का नंबर आता है, फिर बॉन्ड पेयर का नंबर आता है। तो अगर मान लो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर कंसिडर करते हुए काम करें हम लोग, तो इस केस में एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल्शन देगा एज कम्पेयर टू एक बॉन्ड पेयर। तो ऐसा समझो, जैसे मान लो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं हम लोग, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो तीनों बॉन्ड्स इक्वल है अगर, तो तीनों बॉन्ड इक्वल रिपल्शन देगा, मतलब तीनों एंगल 120 120 120 होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे एक बॉन्ड की जगह पे हम लोगों का एक तो लोन पेयर हो गया, अगर एक लोन पेयर हो गया तो लोन पेयर वाला पार्ट इन बॉन्ड्स को ज्यादा रिपल्शन देगा एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो बॉन्ड का रिपल्शन उतना नहीं था, जबकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है। तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड दूर जाना चाहेंगे, और क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाला पार्ट से ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, तो एक तरीके से हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे पहले ऐसा बॉन्ड था, अभी ऊपर एक लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन देगा तो इसको थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, दोनों तरफ से रिपल्शन बढ़ेगा, दोनों बॉन्ड्स अपने लोन पेयर वाले पार्ट से थोड़ा दूर जाना चाहेंगे। तो अगर लोन पेयर से दूर जाना चाहेंगे तो खुद के नजदीक आएंगे। बेसिकली हम लोग एक एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो यहाँ पे
फोर्स ऑफ रिपल्शन है और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इन दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो रिजल्टेंट है वो इस साइड के फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाए, मतलब तीनों साइड के फोर्सेस एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करें, तब जाकर के हम लोग का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे। तो पहले लोन पेयर ऐसा, मतलब 3 बॉन्ड पेयर थे तो 2 बॉन्ड्स में रिपल्शन था तो एडजस्टमेंट था। जैसे ऊपर लोन पेयर आया वो ज्यादा रिपल्शन दिया तो बॉन्ड थोड़े दब गए। तो जब यहाँ वाले पार्ट में ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स, ऐसा मान लो डायग्राम में, ये पहला डायग्राम था जहाँ पे एंगल वाला पार्ट हम लोग का 120 डिग्री कंसिडर कर रहे थे। अगर यहाँ पे हम लोगों का लोन पेयर प्लेस कर दे तो लोन पेयर प्लेस करने की वजह से हम लोग का जो ये दोनों बॉन्ड्स है, ये दोनों बॉन्ड्स वाला पार्ट यहाँ पे 120 डिग्री वाले पार्ट पे ना हो करके थोड़ा कंप्रेस्ड पार्ट में चला जाएगा। इसका मतलब जो थीटा वाला पार्ट है वो हम लोग का घट जाएगा, थीटा वाला पार्ट 120 डिग्री से कम निकल के आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, एक लोन पेयर बॉन्ड को कंप्रेस करेगा, 2 लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन शो करेगा, ज्यादा बॉन्ड को कंप्रेस करेगा। लोन पेयर में भी रिपल्शन है, लेकिन हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो लोन पेयर में एक लोन पेयर जब रिपल्शन देगा तो थोड़ा कंप्रेशन, 2 लोन पेयर्स होंगे तो और ज्यादा रिपल्शन, तो कंप्रेशन और ज्यादा होगा, ये एक चीज का ध्यान रखना। तो अगर लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट एक ये कंसिडर करेंगे हम लोग, इफ लोन पेयर इज ऑल्सो सेम, अगर लोन पेयर वाला पार्ट भी सेम है तब उस केस में होगा क्या होगा, तो इस केस में हम लोग 2 चीज कंसिडर करते हैं, दोनों में से आइदर वाला सिचुएशन है, आइदर दिस और दैट। तो इस केस में कंसिडर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम तुम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंपैरिजन करने बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग को रिलेटिव कंपैरिजन थोड़ा बहुत मालूम है, साइज का तो उतना कंपैरिजन मालूम ही नहीं है। तो हम लोग कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ द सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। सेंट्रल एटम वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज क्या होगा, बॉन्डेड एटम वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज क्या होगा, इसके हिसाब से बात करेंगे। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो बॉन्डेड एटम देखो, बॉन्डेड एटम सेम है तो सेंट्रल एटम देखो, वहां से आंसर का कंसिडरेशन लिया जा सकता है। नोट करो। इन रूल्स का ध्यान रखना थोड़ा। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा इस चीज को मेंशन कर रहा है। अगर सेंट्रल एटम वाला पार्ट सेम है एंड बॉन्डेड एटम्स वाला पार्ट डिफरेंट है, तब इस केस में क्या होगा, तो पहले इफ द सेंट्रल एटम इज सेम एंड द बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट, देन higher electronegativity of the bonded atom, higher electronegativity of the bonded atom, बॉन्डेड एटम वाले पार्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम तो सेम है, उस केस में बॉन्ड एंगल उतना ही लोअर निकल के आएगा। क्यों होगा ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले इसको छापो। फटाफट नोट करते जाओ। दूसरे स्टेटमेंट को भी नोट करते जाना। If the bonded atoms are same and the central atom is different, then higher electronegativity of the central atom, then higher electronegativity of the central atom, higher bond angle। अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा,
घटेगा। अगर बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। क्यों ऐसा होगा, इस चीज को इस तरीके से समझा जा सकता है। तो मान लो अभी जो हम लोग एटम लेके चले थे, तो इस केस में अगर यहाँ एक लोन पेयर है, क्योंकि हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि अब हम लोग के पास लोन पेयर है, मान के चल रहे हैं ऐसा, ठीक है। अगर हम लोग के पास लोन पेयर वाला पार्ट इक्वल है, तब हम लोग साइड एटम या बॉन्डेड एटम की बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज सोचो, मान लो ऐसा assumption लेके चलते हैं कि हम लोगों का जो सेंट्रल एटम है वो एग्जैक्टली सेम है। assumption लेके चल रहे हैं हम, सेंट्रल एटम वाला पार्ट दोनों में एग्जैक्टली सेम है और बॉन्डेड एटम वाला पार्ट थोड़ा अलग है। एक हम छोटा सा assumption लेके चल रहे हैं कि ए वाला पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे लीस्ट है, ठीक है, और बी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा, सी वाला पार्ट सबसे ज्यादा। अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि ए वाला पार्ट तो सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट रहेगा सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबीसी में, हम लोग ए का मान के चल रहे हैं। ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेना कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लीस्ट है, ऐसा मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो लोन पेयर वाला पार्ट है, जो हम लोग डाइपोल मोमेंट में कंसिडर किए थे कि हम लोग का एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। तो जैसे ए सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, दूसरा बी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। सी वाला पार्ट भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, दूसरा सी भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसा मानते हुए चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से कुछ ऐसा सिनेरियो निकल के आना चाहिए हम लोगों के पास कि बी वाले पार्ट की तरफ एटम थोड़ा शिफ्टेड होगा, यहाँ भी बी वाले पार्ट की तरफ एटम थोड़ा शिफ्टेड होगा। मतलब जो मीन पोजीशन है, मिड पॉइंट, उससे थोड़ा बी वाले एटम की तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया। और जो दूसरा वाला पार्ट है, क्योंकि सी वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, ऐसा कंसिडर कर लिया। तो एक चीज सोच के देखो, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर मिड पे होता तो डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम होता, और दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस वाला पार्ट कम है, तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन से मतलब दो नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे भी मिड पॉइंट मान के चल रहे थे तो रिपल्शन का फैक्टर सेम होता, बट क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, सी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचा तो जो डिस्टेंस वाला पार्ट है वो इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम लोग का डिस्टेंस कम था, इस पोजीशन से जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे तो हम लोग का लाइन वाला पार्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो इस केस में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो दोनों में इंक्रीज करेगा, पहले वाले सिनेरियो में और दूसरे वाले सिनेरियो में। बट क्योंकि सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में जो डिस्टेंस वाला पार्ट है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया, मतलब दोनों के बीच का रिपल्शन थोड़ा डिक्रीज कर गया। इसमें भी डिक्रीज किया, पहले वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ा तो रिपल्शन घटा, दूसरे में भी डिस्टेंस बढ़ा तो रिपल्शन घटा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ऐसा लिख देते हम लोग, D1 वाला पार्ट और D2 वाले पार्ट में D2 वाला पार्ट ज्यादा है, तो रिपल्शन का फैक्टर दूसरे वाले केस में ज्यादा डिक्रीज करेगा। और बॉन्ड्स के बीच में अगर रिपल्शन घटा तो बॉन्ड्स नजदीक आना चाहेंगे, क्योंकि उसको ऊपर से लोन पेयर दबाने की कोशिश कर रहा है। एक लोन पेयर तो यहाँ एग्जिस्ट कर ही रहा है जो इसको रिपल्शन देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं तो बेसिकली रिपल्शन का एडजस्टमेंट है, एक रिपल्शन फोर्स दूसरे को वो कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो अगर सारे फोर्सेस सही तरीके से एडजस्ट हो गए, उसके बाद बॉन्ड्स को नीचे लेके चले गए, तो फिर से हम लोग का बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन घट गया। तो अगर बॉन्ड पे रिपल्शन घट गया तो लोन पेयर रिपल्शन का पार्ट तो ज्यादा रख रहा है, ये चीज थोड़ा और नीचे जाने की टेंडेंसी में आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लोअर रिपल्शन होने की वजह से ये लोन पेयर बॉन्ड्स को कंप्रेस करेगा, बॉन्ड एंगल वाले पार्ट को डिक्रीज कराएगा। पहले वाले में भी रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा घटने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड्स को कंप्रेस करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। बट क्योंकि बॉन्ड पेयर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज किया, मतलब बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा डिक्रीज करेगा। और अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा डिक्रीज कर गया तो लोन पेयर ज्यादा कंप्रेशन शो कर पाएगा। मतलब जो कंप्रेशन है वो सेकंड वाले केस में हम लोग के ज्यादा निकल के आएगा। तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट हम लोग आराम से कम कंसिडर कर सकते हैं, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1 कंसिडर किया जा सकता है।
तो ये जो स्टेटमेंट लिखे थे ऊपर, इस स्टेटमेंट को याद रखना, मतलब ये लॉजिक तो आराम से लगा सकते हैं, बट लॉजिक को सीखने के लिए सोचना पड़ेगा खुद से। हम बता दे दिए तुम लोगों को, बट एक बार खुद से भी सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिपल्शंस के फैक्टर को एडजस्ट करते हुए इस लॉजिक पे पहुंच सकते हैं। एक बार ये लॉजिक खुद से सीख लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, बट अगर नहीं सीख रहे हैं तो मतलब नहीं दिमाग लगाना है तो रट के बैठ जाए इसको। ये हम लोगों का किसी चीज के लिए बोले थे, अगर दिमाग चलाना है तो चलाओ, नहीं चलाना है तो रट लो। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम, लोअर बॉन्ड एंगल, सॉरी लोअर, यहाँ बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लोअर बॉन्ड एंगल। अगर हम लोग का बॉन्डेड एटम वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। अब हम दूसरा सिनेरियो लेके चल रहे हैं। इफ द बॉन्डेड एटम्स आर सेम, सेंट्रल एटम वाला पार्ट डिफरेंट है। तो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो इस तरह का कुछ सिनेरियो लेके चल रहे हैं हम लोग। बी के साथ 2 ए एटम अटैच्ड है और सी वाले पार्ट के साथ 2 ए एटम अटैच्ड है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, मान के चल रहे हैं। और इस बार ऐसा सिनेरियो लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अभी भी ए को सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो पहले दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में होंगे, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट बिल्कुल सेंटर में होंगे। तो दोनों का जो डिस्टेंस है, चलो ठीक है कुछ भी होगा, क्योंकि बी वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ए, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट बी की तरफ शिफ्ट होंगे। और सी वाला पार्ट भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ए, तो इस केस में सी वाला पार्ट भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बट क्योंकि सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो जितना बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा, सी उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कराएगा। तो इस केस में सी वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस काफी डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज किया तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितना पहले था, इस केस में जितना सबसे इनिशियल आइडियल सिचुएशन में था, उससे कहीं ज्यादा बॉन्ड का रिपल्शन यहाँ पे होगा। तो इस बार उल्टा होगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बढ़ा तो दूर जाना चाहेंगे। मतलब लोन पेयर का रिपल्शन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ गया तो ये थोड़ा दूर जाने की टेंडेंसी में रहेगा, ताकि लोन पेयर के रिपल्शन को एडजस्ट कर पाए आराम से। मतलब लोन पेयर का रिपल्शन एडजस्टमेंट में आएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इस पर बढ़ गया है। तो दोनों जगह पे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बढ़ गया, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में क्योंकि रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा इंक्रीज किया है, तो इसीलिए यहाँ वाले बॉन्ड्स एक दूसरे से ज्यादा दूर जाना चाहेंगे, ताकि इनके जो ये है रिपल्शन का फैक्टर है थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। तो जब ये बॉन्ड्स ज्यादा दूर जाना चाहेंगे तो यहाँ पे ए एटम, यहाँ पे ए एटम, और इधर भी ए एटम वाला पार्ट दूर जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा कम दूर जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ तो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि रिपल्शन का फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं था, तो बॉन्ड एंगल थोड़े कम अमाउंट से इंक्रीज करेगा। दूसरे वाले केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा निकल के आएगा। तो अगर बॉन्डेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम वाला पार्ट डिफरेंट है, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने पास आएंगे बॉन्ड्स के, फिर दूर जाना चाहेंगे, रिपल्शन की वजह से एंगल वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। वही स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। इफ द बॉन्डेड एटम्स आर सेम then and the central atom are different, then higher electronegativity of central atom, higher bond angle। तो थोड़ा ध्यान रखना, सेंट्रल एटम वाला पार्ट डिफरेंट तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा बॉन्ड एंगल। बॉन्डेड एटम वाला पार्ट डिफरेंट तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग का लोअर बॉन्ड एंगल कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ही मतलब ट्रिवियल टाइप के हैं, एटम अलग कर दिया। मान लो इस तरह का एक केस है, मान लो एक छोटा सा सिनेरियो लेके चलते हैं। अरे यार कैसे आदमी चला लेता है भाई ये साइड बुलेट, समझ ही नहीं आता है। क्वेश्चन नोट करो, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। कभी कभी हो सकता है अलग अलग मॉलिक्यूल में कंपैरिजन दिया हो, कभी कभी हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल के विद इन भी कंपैरिजन दिया हो। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी टाइप का कंसिडर कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड एंगल्स है, चारों को कंपेयर करना है। तो इस केस में जैसे हम लोग अभी बोले थे ना कि हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करो फिर बाकी चीजों पे जाओ, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल के चारों बॉन्ड एंगल्स को बोला है, तो हाइब्रिडाइजेशन किस चीज का कंपेयर करें, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बात है, तो इधर थोड़ा भैया चलाना पड़ेगा।
अगर एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स हैं तो उनके रिपल्शन के फैक्टर डेफिनेटली अलग होंगे। क्लोरीन एटम्स ज्यादा बड़ा एटम है तो उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। हाइड्रोजन एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहता, एक ही इलेक्ट्रॉन भी चला गया शेयरिंग में। तो क्लोरीन एटम का बड़ा साइज होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये दूर जाना चाहेंगे। मतलब अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो क्लोरीन का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से ये सबसे ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर रखेगा, जिसकी वजह से थीटा 2 वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट होगा। फिर क्लोरीन हाइड्रोजन तो एग्जैक्टली सेम होगा कि क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच का रिपल्शन है, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन, तो हाइड्रोजन का रिपल्शन सबसे लीस्ट, क्लोरीन का रिपल्शन सबसे हाईएस्ट है, तो उसके हिसाब से क्लोरीन हाइड्रोजन बीच में आएगा। मतलब थीटा 1 और थीटा 3 बराबर एंगल पे होगा, और थीटा 4 वाले पार्ट को हम लोग सबसे लास्ट में कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह का भी एक सवाल हो सकता है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल के विद इन ही अलग अलग एंगल्स हो। इस तरह के केस में आइडियल एंगल्स नहीं है, क्योंकि आइडियल एंगल 109 तब होता है जब हम लोग के सारे एटम सेम होते हैं, तो सबका रिपल्शन सेम होता है। सारे रिपल्शन सेम हुए तो सारे एंगल सेम होंगे। बट अगर एटम्स चेंज हो गए तो रिपल्शन का फैक्टर डेफिनेटली चेंज करेगा। अगर रिपल्शन का फैक्टर चेंज करेगा तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट कोई भी 109 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अगर इन केस एक निकल के आ गया तो अलग बात है, बट कोई भी एंगल 109 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी एक सवाल का पार्ट है जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के विद इन अलग अलग एंगल्स को कंपेयर करने को बोला जा सकता है। नोट करो क्वेश्चन और बाकी सारे सवाल को ट्राई करके जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट को ट्राई करो, क्या आंसर होना चाहिए। अमलदीप बताओ भाई, पहले वाले केस में क्या आंसर होना चाहिए। वैसे आंसर होगा तो 1 2 3 4 या 4 2 3 1 ऐसा होना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी है। इधर 1 सबसे ज्यादा दिखना चाहिए या 4 सबसे ज्यादा दिखना चाहिए, अगर किसी का लोअर हाइयर हो रहा है तो। क्योंकि एक तरफ फ्लोरीन है एक तरफ आयोडीन है, तो इधर आयोडीन सबसे बड़ा होगा या फ्लोरीन सबसे बड़ा होगा, अगर ज्यादा और कम है तो। सर सर जो NH3 का जो केसेस है उसमें किस किस एटम के बीच में से बॉन्ड कंपेयर करना एंगल। ऑब्वियस सी बात है, सर हाइड्रोजन लॉन हाइड्रोजन ही कंपेयर करेंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। लोन पेयर से कभी भी सर बॉन्ड एंगल थोड़ी ना कंपेयर कर सकते। लोन पेयर बॉन्ड थोड़ी है, बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, बॉन्ड के बीच का एंगल। लोन पेयर तो लोन पेयर है, उसको बॉन्ड एंगल थोड़ी ना बोल सकते हैं। सर अगर उस बताओ भाई अमलदीप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा। बोल ही नहीं रहा कुछ। दिव्यांशु
सुदीप, सर θ4 greater than θ3 greater than θ2 greater than θ1। इसमें θ2 θ3 कहाँ से आ गया? सर जो पहला वाला है उसका θ1 लिए हैं और उसके बाद θ2 अरे θ3 मतलब चल ठीक है, ऐसा लिख देते हैं ना, बॉन्ड एंगल ऐसा बोल रहा है, θ4 सबसे ज्यादा ऐसा हाँ सर, है ना? हाँ। देवांशु, अच्छा देवांशु तो बोल ही नहीं सकता, सॉरी भूल जाते हम। अभिषेक, अंशिका, मुझको भी यही लग रहा है। यही लग रहा है। अच्छा, अगर हम लोग पहला वाला मॉलिक्यूल कंसिडर करें BF3, तो सारे में सेम रिपल्शन है 120 डिग्री, कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर करें BCl3, सारे में सेम रिपल्शन है 120 डिग्री, कोई लोन पेयर नहीं है। थर्ड वाले केस में 3 ब्रोमीन है, सारे में सेम रिपल्शन 120 डिग्री। चौथे वाले केस में सेम रिपल्शन, सारे में एग्जैक्टली सेम एंगल होगा 120 डिग्री। तो सब में अगर 120 डिग्री एंगल है तो इस केस में ज्यादा कम कुछ भी नहीं होगा। सीधा चौथे पॉइंट पे जंप नहीं करना है कभी भी, पहले पहला पॉइंट देखो, फिर दूसरा पॉइंट देखो, फिर तीसरे पे जाओ, तब चौथे पे जाना है। सीधा कूद जाएंगे इसे। रूल लिखाने का कोई मतलब होता है, पहले रूल 1 पे जाते हैं, फिर रूल 2 पे जाते हैं, फिर रूल 3 पे जाते हैं। तुम लोग का रूल 4 पहले शुरू होता है और फिर उसके बाद रूल 1 2 3 आता है। फिर रूल 4 पे कूदते हैं, आंसर गलत आता है, फिर रूल 1 2 3 पे जाते हैं। उसके बाद वाले केस में हम लोग का CH4 में सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। sp3 नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि लोन पेयर वाला पार्ट हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो चलो मेंशन कर ही देते हैं। CH4 वाले पार्ट में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइड्रोजन एटम sp3, नाइट्रोजन वाले पार्ट में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होगा। H2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट और बाकी 2 लोन पेयर वाला पार्ट। तो एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड एंगल और डिक्रीज करेगा, तीसरा लोन पेयर बॉन्ड एंगल और ज्यादा डिक्रीज करेगा। अगर तुम लोगों को एक सवाल याद हो, NH3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल हम लोग का 107 डिग्री के अराउंड आता है। एक सवाल में शायद मेंशन किए थे कि अगर इसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट हो, पता नहीं ये सवाल मेंशन नहीं किए थे, चलो ठीक है मेंशन कर देंगे, या टॉपिक के लास्ट में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा सवाल। NH3 में अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट बात करेंगे तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से बात करेंगे तो एंगल, आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बट अगर रियल एंगल की बात करेंगे तो एंगल 107 डिग्री होता है, क्योंकि एक लोन पेयर बॉन्ड्स को थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, तो इसलिए एंगल वाला पार्ट थोड़ा कम होगा। और दूसरा, हम लोग के H2O मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल वाला पार्ट 104 डिग्री निकल के आता है। ऑल्दो ये एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मतलब थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, BCl2 BCl3 BCl4 माइनस, ट्राई करके देखो। उसके बाद I3 प्लस I3 माइनस, उसके बाद और कौन सा भारी सवाल दिया जा सकता है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन पे बात कर लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल H2S मॉलिक्यूल ये कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद H2O मॉलिक्यूल F2O मॉलिक्यूल ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 चारों क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन होगा।
वैसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, चलो ठीक है, बॉन्ड एंगल के बाद एक छोटा सा हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों के स्कूल के एग्जाम से तो हमको ज्यादा मतलब है नहीं, तो हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम तुम लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट काफी डिटेल में यहीं पे पढ़ा देते हैं। मतलब रेजोनेंस का जो बेसिक्स है वो सारे बेसिक्स वाले पार्ट को हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, रेजोनेंस ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा सिचुएशन होने में होगा। इस रेजोनेंस के कंसेप्ट को हम पहले पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, केवल रेजोनेंस के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उसका जो बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट में हम लोगों का ये है कंपैरिजन है वो हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग का जीओसी के टाइम पे फिर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आराम से रेजोनेंस शुरू कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का पढ़ा रहे हैं, हम एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, तो आराम से इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अगर रेजोनेंस को हम लोग डील कर लिए तो बहुत सारा टॉपिक हम लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसे ही खत्म हो जाता है, बहुत सारे पार्ट में रेजोनेंस का इंक्लूजन हो जाता है। मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ के, मजा तो क्या ही आएगा, 2 दिन तो तुमको एक ही चीज रिपीट होता जाएगा, करते जाओ ऐसे, 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा। और सीखना होगा जो टॉपिक हम बोल रहे हैं रेजोनेंस का, उसको थोड़ा सीरियसनेस के साथ सीखना। लोग मतलब रेजोनेंस को बहुत लाइटली लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बहुत लाइटली लेते हैं, इतना लाइटली मत लेना। और तुमको जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना है, तो तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। जितने भी 12th के पास होने वाले स्टूडेंट लोग हैं, उन लोगों से अगर हम पूछते हैं कि तुम लोग का, जैसे बहुत सारे लोगों से हम फीडबैक लेते हैं, तो लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में सर ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, मतलब मोस्टली, लेकिन वही लोग ऑर्गेनिक अच्छा बोलते हैं जिनका जीओसी अच्छा है। जिनसे ही पूछते हैं जीओसी अच्छा है, हाँ सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा है सर। और जिनका जीओसी वीक है उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होता ही होता है, मस्ट है कि खराब होता है, कोई शॉर्टकट नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैकेनिक्स है तुम्हारा, सेम चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैकेनिक्स में सारा चीज मिला करके हम लोग बात करते हैं, कहीं पे ऐसा नहीं कि न्यूटन लॉ मोशन एक जगह पढ़ लिया तो वहीं खत्म हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं से किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जैसे काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स पढ़े बिना हम लोग न्यूटन लॉ मोशन या आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते। वर्क एनर्जी पावर पढ़े बिना आगे कहीं भी नहीं जा सकते। तो सेम टाइप का चीज जीओसी और आइसोमरिज्म है, ये 2 इतने बेसिक पार्ट हैं, इन दोनों को पढ़े बिना हम लोग कोई भी पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ सकते। तो ये दोनों टॉपिक तुम्हारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जितना हो सके इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है, जितना हो सके, ताकि मतलब कोई नींद से उठा के पूछ ले कि अच्छा रेजोनेंस क्या होता है, तुरंत बता दो। ये थोड़ा एक पार्ट होगा जो हम सजेशन देंगे। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में स्कोरिंग हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल भारी दे दिया, नहीं बनेगा। कैलकुलेशन डिफिकल्ट दे दिया, नहीं बना सकते। आता भी होगा सवाल, नहीं बना सकते। बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सवाल बन ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस शुरू कर लेंगे, तुम लोगों को समझ में आएगा, मजेदार टॉपिक है। हम लोग BCl2, BCl3 और BCl4 माइनस की बात करेंगे। तो BCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम के ऊपर 2 क्लोरीन वाला पार्ट है, sp हाइब्रिडाइजेशन। BCl3 वाले पार्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और BCl4 माइनस वाले पार्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो बॉन्ड एंगल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर एक केस में एंगल तो सेम दे रखा है, क्लोरीन क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन बोरोन क्लोरीन बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब बॉन्ड सेम देगा तो एंगल मेंशन नहीं करेगा, मतलब इस तरीके से बॉन्ड एंगल हो सकता है दे रखा हो, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर सेम ही बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। चारों बॉन्ड तो सेम है, मान लो इसमें 4 बॉन्ड्स की बात करते हैं, चारों सेम है, कोई भी एक बॉन्ड ले लो, या तीनों बॉन्ड सेम है, कोई भी एक बॉन्ड ले लो, तो कंपैरिजन डायरेक्टली पॉसिबल है। I3 प्लस और I3 माइनस को अगर कंपेयर करेंगे तो I3 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हम लोग I3 प्लस को कंपेयर करते हैं, बिना शेप और हाइब्रिडाइजेशन बनाए काम नहीं कर सकते। तो इस केस में आयोडीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 हट गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2 लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और अगर उसमें 2 लोन पेयर होता है तो हम लोग वी शेप की बात करते हैं। और अगर I3 माइनस लेके चले तो आयोडीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव चार्ज, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब 3 लोन पेयर।
हाइब्रिडाइजेशन sp3 डी निकल के आएगा, और अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग का लीनियर शेप निकल के आएगा। लीनियर का मतलब एंगल वाला पार्ट 180 डिग्री होगा, और यहाँ वाले पार्ट में एंगल कुछ भी होगा अगर वी शेप में, तो हम लोगों का 180 डिग्री तो नहीं होने वाला, 109 डिग्री के अराउंड होने वाला है, तो आराम से i3 माइनस को ज्यादा ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का sp3d हाइब्रिडाइजेशन कभी यूज नहीं किया जाएगा, यूज किया जा सकता है, बट कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए तभी जाके इसको यूज किया जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग है तो उसका शेप डिटरमाइन करने के लिए शेप देख लो, उसके हिसाब से आंसर दिया करना। H2 और H2S की बात करेंगे तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, H2S वाले पार्ट में भी 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, पहले वाले केस में sp3, दूसरे वाले केस में sp3। लोन पेयर भी सेम है तो उससे भी बात नहीं कर सकते। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो फिर साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाएंगे। तो इस केस में अगर हम लोग सेंट्रल एटम वाला पार्ट देखें तो अलग दिख रहा है, बॉन्डेड एटम सेम है। अगर सेंट्रल एटम अलग है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होता है। तो H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2F, आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में हम लोगों को सेंट्रल एटम सेम दिख रहा बट बॉन्डेड एटम वाला पार्ट अलग है। H2O मॉलिक्यूल और F2O मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करें तो इस केस में 2 बॉन्ड्स 2 लोन पेयर। तो हम लोग अगर कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो इस केस में हम लोगों के कंपैरिजन में जो बॉन्डेड एटम है इस बार अलग है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में हम लोग का फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साइडेड एटम या बॉन्डेड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो हम लोग का बॉन्ड एंगल वाला पार्ट उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे F2 वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल कम होगा, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा निकल के आएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर ये सवाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? इस केस में क्या आंसर निकल के आएगा? θ1, θ2, θ3 का ट्राई करके देखो। एक ही मॉलिक्यूल के विदिन अलग अलग एंगल्स की बात कर रहे हैं। सर 7 नंबर में साइज से कंपेयर नहीं कर सकते? एकदम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है? तो जैसे एक चीज ध्यान होगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम लोग साइज से कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम लोग रिपल्शन का फैक्टर आएगा, तो एग्जैक्टली सेम ही चीज निकल के आएगा। जो हम लोग साइज में बोलेंगे वहाँ उल्टा बोला करेंगे। अगर हम लोग का साइज वाला पार्ट कम होगा तब हम लोग का बॉन्ड एंगल वाला पार्ट कम होगा, ऐसा कुछ फैक्टर आएगा अगर हम लोग बाहर वाले एटम्स को डिफरेंट लेके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, बॉन्ड एंगल वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बोल रहे हैं, जैसे एक चीज सोच के देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन में अगर हम लोग साइज का कंपैरिजन करें तो हमको ऑर्डर नहीं मालूम। ऑक्सीजन से क्लोरीन में जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होता है, फ्लोरीन से क्लोरीन में जाएंगे तो रेडियस बढ़ता है। तो ऑक्सीजन का रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन का रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा, डायगोनली क्या होगा हमको क्या मालूम, कोई कमेंट नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो इसीलिए हम ज्यादा प्रेफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देंगे एज कम्पेयर टू साइज, क्योंकि साइज में हम लोग को कभी भी डायगोनल का आइडिया नहीं है कि वहाँ पे साइज का फैक्टर क्या होगा। अलोंग द पीरियड मालूम होता है, डाउन द ग्रुप मालूम होता है, तो इसलिए साइज को थोड़ा अवॉइड करके चलना, फैक्टर वही है बट अवॉइड करके चलना। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में θ1, θ2 और θ3 अगर कंपेयर करें तो इस केस में अगर तुम लोगों को वेस्पर थ्योरी याद हो तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की बात करते हैं। और उसमें भी बोला था ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपल्शन देगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन देगा। तो यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड्स है। तो एटम भले ही अलग है बट स्टिल जब डबल बॉन्ड है तो उसके रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होगा। तो इस केस में
जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल्शन शो करेगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड्स। मतलब डबल बॉन्ड एक तरीके से बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड्स को दूर रखने की कोशिश करेगा। तो θ1 और θ2 बराबर होगा और ये दोनों ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू θ3, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो वेस्पर थ्योरी के लॉजिक्स को थोड़ा ध्यान रखना। वेस्पर थ्योरी थोड़ा बोल सकते हैं लॉजिकल पार्ट है, रिपल्शंस के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लॉजिकल वाला पार्ट को हम लोग यहाँ भी एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, फिर अप्लाई करते चल रहे हैं। सर जी इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बना सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो तब बनाएंगे ना जब हम लोगों का दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के विद इन हम लोग अलग अलग एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई नहीं कर सकते। जो रूल्स है वो रूल्स हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग एक ही मॉलिक्यूल के विद इन अगर अलग अलग एंगल्स की बात करें तो फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके अलावा मान लो अगर एक ये सवाल लेके चलते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें θ1, θ2, θ3, θ4 ये चारों एंगल कंपेयर करना है। सोच के देखो क्या होगा। विशाल सर, अभिषेक तुम तो पढ़ रखा होगा भाई, ये तो अभी तब जस्ट एग्जाम दिया है, बताए आंसर। Sir, θ1 will be greater than θ2 equal to θ3 will be greater than θ4. किसी और का कोई और आंसर, किसी भी इंसान का कोई और आंसर? अंशिका कुछ कुछ बोल रही थी लेकिन आवाज आया नहीं। नहीं सर, हम भी यही सोचे। ओके, किसी और का कोई और आंसर इसके अलावा? अगर किसी का कोई और आंसर नहीं है तो इसको स्टार मार्क कर लो। जब भी हम कभी क्वेश्चन में स्टार मार्क करेंगे तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर वहां गलत होगा, याद रखना। बड़ा सिंपल सा रूल है। हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम्हारा आंसर आएगा, हम उसमें स्टार मार्क मारेंगे, मतलब समझ जाना आंसर गलत है तुम्हारा। इस केस में θ1 will be equal to θ2 will be equal to θ3 will be equal to θ4 होगा। जो भी जवाब दे सकता है बताओ, जो सही जवाब देगा उसके घर पे हम चॉकलेट भिजवाएंगे दिवाली में। क्या रेजोनेंस की वजह से? रेजोनेंस की वजह से। चलो भाई, एक आदमी तो जवाब दे दिया। एड्रेस भेज देना अपना, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा चॉकलेट। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस केस में तो ये हम लोग एक लेविस स्ट्रक्चर हो सकता है SO4 वाले पार्ट का। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- और O- भी रखा। बट ऐसा थोड़ा ना कि यही स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, इसमें क्या गलत है? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा ये भी तो हो सकता है, इसमें भी तो कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा ये भी तो हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और भी कुछ बच गया क्या? दो अपोजिट वाले पार्ट में एक यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिए, एक नीचे नेगेटिव चार्ज, एक ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तो ले लिया है। तो ऐसा सोच लो जैसे मालूम नहीं कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी के लिए कैसा बनाना है, तो बस ये सोचो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले इधर फिक्स कर देते हैं।
बाकी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच गया, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो नीचे रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं। तो पहले वाले केस में हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नीचे रख दिए, एक स्ट्रक्चर सामने सामने रख दिए, दूसरा स्ट्रक्चर, और O- वाला पार्ट ऊपर रख दिए, तीसरा स्ट्रक्चर। एक ये पॉसिबिलिटी। अब पहले वाले O- का हम लोग पोजीशन चेंज कर देते हैं। सल्फर वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि O- वाला पार्ट नीचे होता तब क्या करें। तो अगर O- वाला पार्ट नीचे हुआ तो दूसरे O- को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो लेफ्ट में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं। बट लेफ्ट में तो पहले ही काउंट कर चुके हैं हम लोग, तो इसको छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मान लेते हैं। तो एक बार ऊपर रख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, एक पॉसिबिलिटी। और उसके अलावा हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे है और यहाँ राइट साइड में एक नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज है उसको हम लोग राइट साइड में रखते हैं। तो दूसरा O- कहाँ रख सकते हैं? ऊपर रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रखे हैं और यहाँ पे O- रखते हैं, तो पहले वाले में काउंट कर चुके हैं हम लोग, इसलिए ये स्ट्रक्चर अपने काम का नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल देते हैं। दूसरा, अगर हम लोग को नीचे O- रखना है तो ये भी हम लोग यहाँ काउंट कर चुके हैं, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब बचा एक ही ऑप्शन, ऊपर O- रखो। इसका मतलब अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए यही एक प्लेस निकल के आ रहा है। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। ये तीसरा स्ट्रक्चर, पहले एक जगह O- को रखा, तो बेसिकली 4 पोजीशंस में 2 O- फिल करना है। तो मैथ्स में भी एक टॉपिक आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें तुम लोगों को पता चलेगा, इस तरीके का पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले एक जगह O- रखा, फिर दूसरा O- अलग अलग जगह रखा, फिर पहले O- का पोजीशन चेंज किया, दूसरे O- को अलग अलग जगह रखा, फिर O- का पोजीशन चेंज किया। तो उसके हिसाब से टोटल 6 स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहा है हम लोग के पास, 4 5 6। बट एक चीज सोच के देखो कि O- का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो डबल बॉन्ड का भी तो पोजीशन चेंज हो रहा है। कभी डबल बॉन्ड यहाँ था, कभी अपोजिट रहा, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, हर जगह डबल बॉन्ड जा रहा है। तो O- कहीं कहीं जा सकता है, मतलब हर एक एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पाई बॉन्ड भी हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब देख के भले ही लग रहा है कि ये ऑक्सीजन अलग अलग थे, बट हर एक ऑक्सीजन में सिंगल सिंगल बॉन्ड किसी भी एक टाइम पे प्रेजेंट है। और इसके अलावा कभी डबल बॉन्ड है, कभी नहीं है। मतलब पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, और सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर जगह 2 O- 2 डबल बॉन्ड, 2 O- 2 डबल बॉन्ड, 2 O- 2 डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा समझ लो कि 2 रोटी 4 लोगों को खाना है। एक आदमी कितना खाएगा? बताओ भाई कोई। आधा। आधा। मतलब 2 रोटी 4 लोगों को खाना है, 2 पाई बॉन्ड है, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो एक जगह पे हमेशा आधा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में हम लोग का जो पार्शियल बॉन्ड है वो एग्जैक्टली 1.5 निकल के आएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट हम लोग आराम से 1.5 कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा 2 नेगेटिव चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। तो 2 नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेम चीज, 2 नेगेटिव चार्ज अगर 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हर एक पोजीशन पे -12, -12, -12, -12 जाएगा। तो इस केस में चारों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जितना रिपल्शन एक जगह होगा उतना ही दूसरी जगह, उतना ही तीसरी जगह, उतना ही चौथी जगह। अगर चारों जगह रिपल्शन का फैक्टर सेम है तो सारे एंगल्स भी एग्जैक्टली सेम निकल के आएंगे। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। यही सब एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, जिसको थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, तो ठीक है, इतना बेसिक्स हम लोग रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। छाप लो। और यहाँ साइड में मेंशन कर लेना ड्यू टू रेजोनेंस। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं होता वो? इसके पहले वाले केस में रेजोनेंस होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रेजोनेंस तो होगा, बट रेजोनेंस होने से भी जो इफेक्ट है, जैसे ऐसा सोचो कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं क्या? ये चीज पॉसिबल है क्या स्ट्रक्चर में? नहीं। तो अगर ये लेविस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, इसका मतलब रेजोनेंस अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑल्दो रेजोनेंस हो सकता है, बट ऐसा स्ट्रक्चर निकल के नहीं आएगा।
हम आज तक कभी रेजोनेंस के कंसेप्ट को केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस नहीं किया, हम हमेशा अवॉइड करते थे। एक तो स्कूल के एग्जाम पे फैक्टर होता था, बट क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है तो हम अवॉइड करके चलते थे, लोगों को जल्दी समझ नहीं आता था। तुम्हारे बैच में ठीक ठीक लोग हैं, सब लोग को भेजे में गुस्सा है कुछ कुछ, बस ये है कि थोड़े नालायक है, होमवर्क सॉल्व नहीं करते, अदरवाइज समझ में सबको आता है। और इसलिए अभी हम थोड़ा अपना तरीका चेंज किया केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाने का। अगर हमको कोई फ्री छोड़ दे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने तो हम इस तरीके से ही पढ़ाएंगे, ताकि केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस कर लें और आराम से 18, 19, 20, 21 लेक्चर लगता है कम से कम केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करने में। आराम से पढ़ो इस चीज को। स्कूल के एग्जाम में, जब बोर्ड का एग्जाम आएगा फाइनल तुम्हारे स्कूल में, तो उस टाइम पे सारा टॉपिक याद रहेगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, ये हम सजेशन देते रहेंगे। 11 का सिलेबस कम हुआ है क्या? कम हुआ है तो तुमको उससे क्या मतलब है? जेईई मेंस एडवांस में थोड़ा ना कम हुआ है 11 का सिलेबस, तो सेम रहा है। तुमको जेईई मेंस एडवांस का तैयारी करना है। बोर्ड का सिलेबस कम हुआ है, स्कूल के एग्जाम में सिलेबस कम होगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है, अच्छा लास्ट क्लास में हम एक सवाल दे दिए थे शायद से। जब हम लोग अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन वाले पार्ट में प्लानर मॉलिक्यूल होता है, sp2 sp2 शेप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेम टाइप का ग्रुप हम लोगों के सेम साइड होगा, मतलब मान लो कि ये रेक्टेंगल टाइप का है, तो इस केस में अगर हम लोगों का सेम टाइप का ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे रखा, वो कम डिस्टेंस पे है, सेम साइड में, पाई बॉन्ड के एक साइड है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हम लोगों का जो सेम ग्रुप है, अगर वो ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया, मतलब यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो इस केस में जब सेम ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सिस ट्रांस, इस तरह के आइसोमरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। कि तुम्हारे शायद से डाइपोल में दे रखा होगा सवाल, हम नाम बताना भूल गए थे। यस सर। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को बॉन्ड एंगल वाला पार्ट समझ में आया होगा डेफिनेटली, और अगर बॉन्ड एंगल वाला पार्ट समझ में आया है तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले रेजोनेंस डिस्कस कर लेंगे। रेजोनेंस के डिस्कशन के बाद हम लोग रेजोनेंस डिस्कस करेंगे तो हम लोग का लेक्चर 1-2 इंक्रीज हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, कोई टाइमलाइन नहीं अपने लिए। रेजोनेंस डिस्कस करेंगे, फिर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन कर लेंगे, आयनिक बॉन्डिंग का डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है उसमें ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग, एक लेक्चर का टॉपिक है दोनों, एक करके उनका डिस्कशन करेंगे आराम से। तब तक के लिए होमवर्क में जो बुकलेट 1 दे रखा उसमें ट्राई करके देखना सवाल। क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करके देखना, बट शायद इसमें एक सवाल में तुम लोगों को दिक्कत होगा। इस क्वेश्चन में शायद दिक्कत होगा, PF3 और PH3। PF3 में बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, हाँ ठीक है। इस एक सवाल को छोड़ सकते हैं, 5 नंबर वाले पार्ट को। एक हम लोग छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ड्रैकोज रूल, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन का पार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में एक्चुअल में। मतलब एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से होता है, PF5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बट PH5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? मतलब PF5 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो उसमें ड्रैगोज रूल का हम लोग बेसिकली जो रूल है उसके स्टेटमेंट को यूज करते हैं। रूल अपने लिए ये वर्ड काम का नहीं है, बट उसका जो
ये रूल है, वो रूल वाला पार्ट थोड़ा काम का है, उसका छोटा सा एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं अभी के लिए 5 नंबर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई 30 नंबर ट्राई कर लेना। 30 क्वेश्चन नंबर 34 में केवल 3 पार्ट ट्राई करना, 1, 2 और 4। इसमें बैक बॉन्डिंग का एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो हम लोग को अभी डिस्कस नहीं करना है। उस बैक बॉन्डिंग सबसे लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, ये ट्राई कर सकते हैं। 53 हर एक का नाम हम लोग मेंशन कर चुके हैं। मार्शल एसिड H2S2O6 को बोलते हैं कैरोज एसिड, H2SO5 को बोलते हैं ओलियम, H2H2O7 ऑल्दो उसको ओलियम नहीं बोलते, ओलियम में H2SO4 प्लस H2H2O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 ट्राई कर लेना। और स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेगा तो बुकलेट के थ्योरी में देख सकते हो, उसमें दे रखा है सारा कुछ। चलो तुम लोगों को सिलिकेट सब पढ़ा ही देंगे, ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में वन 190 ट्राई कर लेना क्योंकि रेजिडेंस तुम लोग को बता दिए थोड़ा बहुत, तो 190 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 और इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कांसेप्ट से रिलेट करना, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करना। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग आराम से मॉलिक्यूल का रेजिडेंस वाला पार्ट कंसीडर करके सवाल सॉल्व करेंगे। 198 200 दिमाग ला के देखना। क्वेश्चन नंबर 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, uh, 212, 11 छोड़ देना अभी के लिए। 13,
इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो ड्रैगोज रूल वाला पार्ट है, उसका एप्लीकेशन 216 में दे रखा है, इनफैक्ट 215 में भी दे रखा है। 215 और 16 ऑलमोस्ट उसी ड्रैगोज रूल से रिलेटेड है। बस क्वेश्चन पढ़ के देखना, होमवर्क हम नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके देखना कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। पढ़ के देखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि ड्रैगोज रूल में क्या होता होगा, शायद कुछ कुछ आइडिया लगेगा। और जिसको पढ़ना अपना उसमें जेडीली वगैरह में आराम से रीड कर सकता है। $217 $219 $220 $223 sorry 25 ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले रेजोनेंस का कांसेप्ट डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पे रेजोनेंस का कांसेप्ट डिस्कस करेंगे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ढंग से सीखना उस चीज को। उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन सीखेंगे आराम से। नेक्स्ट क्लास में मिलता है, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 75 बुकलेट 1 का। बुकलेट 1 का क्वेश्चन नंबर 75 डाउट था कि क्या था? सर समझ नहीं आ रहा इसमें सोचे कैसे। समझ नहीं आ रहा इसमें सोचे कैसे? 75 यस सर। बोले थे ना कि सॉल्ट एग्जांपल देखना है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे सर। मतलब तुम्हारे थ्योरी वाले पार्ट में जो सॉल्ट एग्जांपल दे रखा होगा डाइपोल मोमेंट में, एक ही सॉल्ट एग्जांपल दे रखा है डाइपोल मोमेंट में परसेंटेज यानी कैरेक्टर का। तो उसमें करना ये होता है, जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ LIF मॉलिक्यूल वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऐसा दे रखा। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा मान के चलें कि LIF वाला पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग को इतना डाइपोल मोमेंट मिल रहा है। अगर ये कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड होता, कंप्लीटली आयनिक होने का मतलब Li प्लस और F माइनस होता, तो भी बॉन्ड वाला पार्ट कुछ सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो रखा है, तो बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। वो चीज दे रखा है 156 पिकोमीटर के हिसाब से। और अगर ये कंप्लीटली आयनिक नेचर का होता, तब उस केस में जो म्यू थ्योरेटिकल है, जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड सॉरी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ये थ्योरेटिकल का मतलब वही होता है कि अगर कंपाउंड को या फिर उस बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान के चले, तो उस केस में जो भी हम लोग का म्यू वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज म्यू थ्योरेटिकल। तो हम लोग अगर इसको कंप्लीटली आयनिक मान के चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग का एक प्लस चार्ज या एक माइनस चार्ज है, मतलब क्यू वाला जो वैल्यू है वो आराम से हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेके चल सकते हैं। और तुम्हारे उस थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेना रिलेशन दे रखा होगा कि हम लोग कूलम वाले पार्ट को जब dy में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम लोग का डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस है। तो हम लोग चार्ज को अगर कूलम में रखते हैं और डिस्टेंस वाले पार्ट को हम लोग मीटर में रखते हैं, तो वहां से अपना यूनिट कूलम मीटर आएगा। इस चीज को अगर हम लोग dy में कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूनिट चल रहा है, उसमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हमको शायद ध्यान नहीं है, 3.33 इंटू समथिंग करके कुछ होता है, इतना कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 dy। तो उस यूनिट को कन्वर्ट कर लेना, उसको यूनिट को कन्वर्ट करने से तुमको पता चल जाएगा कि थियोरेटिकल कैलकुलेशन कितना होगा। बाकी एक सॉल्व एग्जांपल दे रखा होगा, उसको भी यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यस सर। सर एक बार और क्वेश्चन कोई 2 डाउट? बताइए ना फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज बताए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आज बताया, मतलब नोट कॉपी में। बॉन्ड एंगल वाला। यस एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में जैसे ऐसा समझो ना, यहाँ पे मान लो BH3 मॉलिक्यूल है, तो ठीक है एटम्स अलग अलग है, बट लोन पेयर होगा तब तो हम लोग साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जाएंगे। मान लो BH3 मॉलिक्यूल है, तो इसमें 3 ही बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है,
तो तीनों का रिपल्शन एग्जैक्टली इक्वल होगा, मतलब बॉन्ड एंगल वाला पार्ट एग्जैक्टली इक्वल 120 डिग्री आएगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन हो गया तो भी तो तीनों बॉन्ड्स आपस में सेम, तुम पहले मॉलिक्यूल को भी छोड़ दो, मतलब पहला मॉलिक्यूल नहीं होता, केवल दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो 3 क्लोरीन एटम्स हैं, तीनों क्लोरीन एटम्स वाले पार्ट में जो हम लोग का एंगल वाला पार्ट है, क्योंकि रिपल्शन सेम है तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम होगा 120 डिग्री। तो पहले वाले में 120 डिग्री, दूसरे में 120 डिग्री एंगल तो सेम है। जब एक लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, बट कंप्रेशन के टाइम पे अगर एटम्स अलग अलग हैं तो जो कंप्रेशन का रेशियो है वो थोड़ा अलग अलग निकल के आएगा, तब वहां पे सिनेरियो थोड़ा चेंज हो सकता है। समझ आया? तो सर जो दूसरा पॉइंट लिखवाए हैं वो तभी अप्लाई करेंगे जब कोई हाँ, लोन पेयर उस होगा। ऑर्डर में जब कोई लोन पेयर होगा तभी ये पॉइंट हम लोग अप्लाई करेंगे, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट। ठीक जब लोन पेयर भी सेम होगा तब फिर हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे होंगे। ठीक है? यस सर। ओके, और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।